तो हेलो गाइस, आपका भाई फिर से एक बार आ चुका है एक नए एपिसोड के साथ में। और ये आज का एनिमे सोलो लेवलिंग के ऊपर होने वाला है। और आज मैं जिस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया है संजिन वो एक वॉरियर से लड़ रहा है जो कि ह्यूमन वॉरियर नहीं होता है। तो पहले तो वो सारे अटैक्स को अवॉइड करता है, उसके बाद में उस बंदे को पकड़ता है एंड खींच लेता है और मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए हो। संजू को यहाँ पर ये आवाज़ सुनता है तो उन्हें को समझ जाता है कि ये लड़की की आवाज़ है। तो उससे पूछते क्या तुम मेरी लड़की हो? तो उसका मांस देख हटाने के बाद में हमें मालूम पड़ता है कि वो एक डीमन गर्ल है। और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, उसके बाद में वो लड़की भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं हार चुकी हूँ, तो मैं अपनी हार मानती हूँ। तो सन्नी वो यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले तुम हम पर हमला करते हो, उसके बाद में जब तुम्हारे सारे के सारे नाइट मर चुके हैं तो तुम अब हमसे कह रही हो कि हमें माफ कर दो। तो वो लड़की वहाँ पर कहती है एक नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की, तो अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे नाइट यहाँ पर खुशी होंगे। संजय को शक्ल देखे तो आप समझ गए होंगे इस जवाब से वो कितना ज्यादा सेटिस्फाई है। पर संजय वो यहाँ पर कहते हैं इस लड़की से मैं क्या जवाब मारूंगा, और उसे जिंदा छोड़ देता है और वहां से जाने लग जाता है। लेकिन वो लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, वो देखती है कि जैसे संजय जाने वाला होता है वो पीछे से उस पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर टस्क आ जाता है और उसे बचा लेता है एंड संजय मुझसे पूछता है कि अब तुम ये क्या कर रही हो। अब बंदी समझ चुकी कि उसके वो तो बचने वाले नहीं हो, तो वो यहाँ पर फिर से भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं इस बार कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो संजय मुझसे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट फ्लोर का परमिट कहाँ पर है? तो वो डीमन बताते कि हाँ मुझे पता है क्योंकि वो हमारी फैमिली के पास में ही है। तुम अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो हम तुम्हें वो दे भी सकते हैं, और मैं अपर फ्लोर्स के बारे में भी जानती हूँ, तो अगर तुम मेरी फैमिली को गारंटी दे सकते हो कि तुम मुझे सेफ रखोगे तो मैं तुम्हें रास्ता भी दिखा सकती हूँ। तो संजय मुझे कहता है अच्छा, तुम्हें पता है कि फ्लोर परमिट कहाँ पर है और तुम्हारी फैमिली उसे छुपा रहे होते हैं, लेकिन वो एक बात और पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो? अब यहाँ पे ये डीमन समझ चुकी है कि यहाँ पर उसने अब झूठ बोला तो ये बहुत बुरी बनने वाली है। तो संजय वो यहाँ पर एक बात और सर पूछता है कि अगर क्या तुम हो क्या, तो वो अपने बारे में यहाँ पर डिटेल देती है कि वो यहाँ की लॉर्ड की बेटी है। तो संजय वो कहता है मैं तुमसे ये नहीं पूछा, मेरा मतलब है कैसे समझाऊं, मेरा मतलब क्या तुम्हारे कान में कोई आवाज आती है कि वो तुमसे कहती रहती है कि तुम्हें सारे के सारे ह्यूमंस को मार देना है? तो वो लड़की वहां पर मना कर देती है कि नहीं, हम ऐसी कोई आवाज तो नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें एक डिफरेंट टाइप की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि हमसे कहती है कि अपने लैंड को प्रोटेक्ट करो। संजीव को ये भी बता दी कि जब से हम यहाँ पर आए हैं हमें सिर्फ यही आवाज सुनने के लिए मिलती है। संजीव यहाँ पे सीरियस हो जाता है, जब से हम यहाँ पे आए हैं तो इससे पहले तुम कहाँ थी? तो वो लड़की वहां पर बता दी कि हम पहले डीमन रेलम में थे, लेकिन एक दिन अचानक से देखते हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं। तो संजय मुझसे ये भी पूछता है कि ठीक है, लेकिन तुम डीमन रेलम में कर क्या रहे थे? तो वो लड़की बताती है हम तैयारी कर रहे थे, एक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि संजय में और जरा डिटेल ले पाता, उस लड़की में किसी तरीके की फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल जाती है, यानी किसी तरीके का ग्लिच देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बाकी का सवाल नहीं पूछ पाता है और डीमन गर्ल वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखिए सीन शिफ्ट हो चुका है और हम हंटर एसोसिएशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पर एक मीटिंग हो रही है एंड वो मीटिंग एंड पोस्टर पर हो रही है जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है एंड कई सारे हंटर्स को मार दिया है जो कि लो रैंक होते हैं। तो वहाँ पर मीटिंग के दौरान हमें पता चलता है कि ये एंड इतना ताकतवर था कि इन सभी लोअर रैंक के हंटर को तो उसने मार दिया था जब तक वहाँ पे ए रैंक नहीं आया था, और ए रैंक नहीं उस पर एक क्रिटिकल ब्लो दिया था जिसकी वजह से वो मर गया था। तो यहाँ पे चेयरमैन बताते हैं मतलब कि वो एंड इतने ताकतवर हैं कि एक ए रैंक की बराबरी कर सकते हैं। चेयरमैन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये जो अटैक हुआ था वो जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर हुआ है, मतलब कि अगर इन्हें एंड्स ने अपनी उड़ने की ताकत को और ज़्यादा मार्टर कर लिया तो ये ग्रीन लैंड पे ही पहुंच सकते हैं, जो कि इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जापान के हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो और एक जॉइंट ऑपरेशन का रिक्वेस्ट डालो, और बाकी सब कंट्रीज को भी बोल दो कि थ्रेट लेवल को बढ़ा दे, क्योंकि आगे का समय आ चुका है और हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं चाहता था कि इसमें कम से कम लोगों की जान जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई और चारा बचा हुआ है। तो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के होने के नाते मैं यही की डिक्लेयर करता हूँ कि जी आइलैंड की फोर्थ रेड अब शुरू होने वाली है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से जिन्गू दिखाया जाता है जो कि आसिल के साथ उसके कैसल में जा रहा होता है एंड उसके कैसल में पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद में ही आसिल के डैड उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने साथ में लाए क्या हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उस आदमी की परछाई में कितने सारा सोल्जर हैं? तो वो यहाँ पर ये समझता है कि जिन वो उसकी बेटी को धोखा दे रहा है, और उससे वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को किसी तरीके से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहीं कहीं मार डालूंगा। एंड अपने सोल्जर्स को हमला करने के लिए बोल देता है जो कि उसकी गर्दन पे अपने हथियार रख देता है। तो जिनमें यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर उसको मारने नहीं आया हूँ, मैंने उसके साथ एक डील करी है कि जब तक मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मिलता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर ये लॉर्ड भी जानता है कि संजय के पास इतनी पावर है और वो पहले ही इस जगह के दो पावरफुल नाइट्स को मार चुका है, तो अगर वो लड़ते भी हैं तो वो नहीं जीत पाएंगे।
तो वो यहाँ पर उसे परमिट दे देता है और कहता है ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर काम हो चुका है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जिन्हों उससे कहता है 1 मिनट रुक जा, मुझे अभी एक काम हो रहा है, और वो कह देता है कि मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए। नहीं नहीं, गलत मत समझो, यहाँ पे संजन को कोई दूसरा मतलब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ आसिल को लेके जा रहा था ताकि वो उसे रास्ता दिखा सके। और वो उससे कहता भी है कि टेंशन मतलब तुम्हारी लड़की की सेफ्टी मेरे हाथ में है, मतलब कि मैं इसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो आसिल का डैड भी उसे भेज देता है, और वो यहाँ पर कर भी क्या सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी ऐसी हालत है कि ना वो सह सकता है और ना कुछ कह सकता है। अब इसके बाद में ये लोग फ्लोर को क्लियर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आसिल देखती है कि संजय को तो फ्लोर को क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, होता तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ रहा है, और फ्लोर उसके सहने की कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को लाई थी ताकि मैं यहाँ पर नेगोशिएशन कर दूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही। तो जिन्हों यहाँ पर अपना कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इन सब चीज़ों को वापस भी ले आ सकती हो अगर ये यूज़ नहीं होती है। तो आसिल यहाँ पर कहती है नहीं, आगे जाकर ये फ्रूट्स और ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं और ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पे आने वाले हैं, तो मैं इनको यूज़ करके वहाँ पर नेगोशिएशन करूंगी। तो जिन्हों वहाँ पर कहता है नेगोशिएशन, तुम खुद कह रही हो कि वो लोग और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, तो एक बात पूछूं तुमसे, अगर मैं तुमसे कमज़ोर होता क्या तुम मुझसे नेगोशिएट करते? तुम लोग क्या मुझे छोड़ देते? जिन्हों यहाँ पर अपना ये भी कहता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं इस डंजन को कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली रह जाएगी, यानी कि रेडियस फैमिली रह जाएगी, और तुम्हारा ही इस डंजन में पूरा राज होगा। तो यहाँ पे आसिल एक सवाल पूछती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार आपने हमारी फैमिली को छोड़ क्यों दिया, हमारी फैमिली को मारा क्यों नहीं? तो जन्मू यहाँ पर जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड वंस मोर भाई, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। जिन्हों यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि जो लोग थोड़े दिमाग के पैदल होते हैं ना, उसके साथ में जिनको अच्छे से काम कर पाता है, इसलिए वो इस लड़की को ऐसा कह रहा होता है। तो उसका मीनिंग दूसरा नहीं होता। लेकिन सुनने के बाद वो शर्मा भी जाती है और थोड़ा बहुत खुश भी हो जाती है। अब नेक्स्ट फ्लोर में जाने की तैयारी कर ही रही हो, तभी जिन्हों उससे एक बात कहता है कि अब तुम यहाँ से घर जा सकती हो। ये सुनने के बाद आसिल हैरान हो जाती है कि स्थिति ऐसा क्यों? तो जिन्हों उसे बताता है कि तुमने खुद ही कहा था इस फ्लोर के आगे हमें जो भी मॉन्स्टर देखने के मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और मैंने तुम्हारी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता लो कि परमिट्स मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन आदिल उससे कहती है कि क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? तो जिन्हों उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मुझे खुद पता है कि यहाँ से आगे जाकर बहुत खतरा होने वाला है, तो मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर आजकल मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आपका अंत तक साथ दूंगी, क्योंकि मैं अपने आंखों से खुद देखना चाहती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो जिन्हों भी उससे ज़्यादा दिमाग नहीं मारता और कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो चलो। और जैसे कि आसिल ने बताया था, आगे के जो फ्लोर होते हैं वो पिछले फ्लोर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में जिन्हों नहीं रुकता है, उन्हें क्लियर करते चले जाता है, क्योंकि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ चाहिए अपनी माँ को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर चा उसके लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे गिल्ड लीडर हंटर चा से कह रहा है कि हमें जेजू आइलैंड की 4th रेड में समन किया गया, और हमारे साथ में एक और गिल्ड लीडर और कई सारे एस रैंक हंटर्स को भी गैदर किया गया है, और चाहता है कि जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है जो कि हमारे नेबर कंट्री के साथ होने वाला है। यहाँ पर एंटर शाह कहते हैं नेबर कंट्री मतलब हमारी जापान की बात हो रही होती है ना, और लीडर कहता है हाँ, सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कैसे होने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि उन सभी मॉनिटरों को हमें मानना होगा। तो उन दोनों के बीच में बात होती है कि क्या ट्रेड की डेट डिसाइड हो चुकी है। तो गिल्ड लीडर यहाँ पर बताता है कि अभी डेट डिसाइड तो नहीं हुई है, लेकिन सिचुएशन यदि चल रही है, हमें जल्दी डेट मिलने वाली है, यानी बहुत बड़ी गिल्ड का लीडर भी हमें ज्वाइन करने वाला था कि हम उनसे उनके साथ में प्लानिंग कर सके। दूसरी तरफ अपना जिन वो भी 100th फ्लोर में पहुंच चुका है, यानी कि सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच चुका है, और वहां पर जाके सबसे पहले वो देखती है वहां पर कोई भी नहीं है। असल यहाँ पर कहती है मैं देख तो कोई नहीं रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर उन पर एक हमला हो जाता है जो कि वाइब्रेंट करता है, जिसे वो डॉट तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना फाइनल अपोनेंट दिख जाता है जो कि होता है डेमन मोनार्च। एंड भाई सिर्फ देख के ही वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका ऑरा ही अलग होता है, और हासिल तो वहीं पर कांपने लग जाती है। अब जिन्हों तो ये समझ ही गया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन उसके पास एक वाइब्रेंट भी था, यानी कि वो उड़ भी सकता था, और अगर वो उड़ जाता तो उसके लिए बैटल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। और ऐसा ही होता है, वो अपने वाइब्रेंट को लेकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे नीचे अपने डीमंस को समन करते थे ताकि वो जिन्बू से लड़ सके। अब यहाँ पे जिन्बू पूरी जगह घर जाता होता है तभी वो यूज़ करता है अपना सैरो डोमेन और अपने सैनिकों को भी बुला के ले आता है, एंड तभी वहाँ पर बैटल शुरू हो जाती है, जो कि स्टार्टिंग में तो एक तरफा लग रही होती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट किसी बारह डीमन मोड से अपना अटैक करता है। जिन्बू की कम से कम आधी से ज्यादा आर्मी तो महीके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसी बात नहीं है वो अपनी आर्मी को फिर से समन नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको माना की जरूरत है, और माना अगर उसके पास खत्म हो गया तो वो डिसएडवांटेज में पड़ जाएगा। इसलिए वो खुद भी अटैक करने के लिए डिसाइड करता है, अपने स्टिल्थ को यूज करके वो उसका अटैक कर भी देता है, और वो अटैक कामयाब नहीं हो पाता है और बार उल्टा ही उसे फेंक देता है। जो गीता है पावर वो होता है जिससे बचने के लिए जिन्हों को टस्क और एग्रिस की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी वो उस अटैक को डॉज कर पाता है। और जब तक मैं बारोन को उन दोनों पर ध्यान होता है,
अपना जिन्नू जाता है और उसके वेपन को मार देता है। एंड उसके बाद में बारन भी अब नीचे आ चुका है, मतलब अब ये फाइट ज़मीन पर होने वाली है। और दूसरी तरफ कोरियन एंटर एसोसिएशन में जो स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं ना, वो भी आ चुके हैं, जिनका नाम गोटो ryuji है। अब ये बंदा इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि जापान में जो सबसे लार्जेस्ट गिल्ड है ना, उसका ये लीडर है, जिसमें टोटल 11 से एस रैंक हंटर हैं। एंड ये बंदा खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि चेयरमैन देखकर ही बता सकते हैं। वो अपने साथ में लेडी को भी लेकर आए हैं, जो उनके लिए ट्रांसलेटर का काम कर रही है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की शुरुआत होती है, और एंड वो लोग बात करते हैं कि हमारे पास इस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली कि ये जो आयंस है ना, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा छोटी हुई है, यानी कि ये 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। तो अगर हम लोगों ने इनकी एंड को इनको मार दिया, तो बहुत 1 साल के अंदर ही सब खत्म हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये लोग पावरफुल एनिमीज से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिनके पास मैजिक पावर ज़्यादा होती है, उन लोगों से ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम उन्हीं के खिलाफ इसको यूज़ करने वाले हैं। वैन डॉन स्वॉर्ड गिल्ड ऐसी बात बोलते हैं जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हम अपने प्लान में अपने 10 एस रैंक हंटर को यूज़ करने वाले हैं, उनको इंक्लूड करके। अब ये सुनने के बाद चेयरमैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गिल्ड के उनकी गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक हंटर हैं, जिसमें से वो 10 को यूज़ कर रहे हैं। शायद से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन एक बार ये सोचो कि ये जो मैटर है डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी वो अपने फोर्सेस में सबसे पावरफुल फोर्स को इस मैटर में यूज़ कर रहे हैं। तो सिचुएशन सरप्राइजिंग तो है ही। और इस रेड में जो फ्रंट में रहने वाले हैं, वो लोग भी जापानी रहने वाले हैं। मतलब कि कोरिया को वो कह रहे हैं कि तुम पीछे से जाकर उनकी क्वीन को मार दो, और हम सामने से उनसे पैडल करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की मूव है। लेकिन वो कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ डीमन मोनार्च और जिन्वो की बैटल भी चली रही है, जो कि इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि जिन्वो को इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि वो पोषण को भी ड्रिंक कर सके, और धीरे धीरे उसकी आर्मी वाइप आउट होते चली आ रही है। तो वो डीमन मोनार्च पे अटैक भी करता है, एक फेडरल ब्लो करता है, लेकिन उसे भी वो ब्लॉक कर देता है। जिन्वो को पकड़ लेता है, मारने ही वाला होता है, तभी उसके जनरल आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। वो लोग ऐसी टेक्टिक यूज़ करते हैं जैसे कि डीमन मोनार्च की मूवमेंट रुक जाए और वो हिल नहीं पाए, लेकिन अपने एक अटैक के साथ में वो उन सभी को ही मार देता है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रह चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रह चुके हैं, क्योंकि जिन्वो का पूरा माना खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे 1v1 बैटल शुरू होने वाली है, और ये बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि जिन्वो एक भी गलती नहीं कर सकता था, और एक गलती होने पर ही वो मर सकता था। और एक समय तो ऐसे भी आया था जब वो डिसएडवांटेज में पड़ जाता है, और बारन उसको पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है, तभी आसल उसकी मदद कर देती है और डीमो मोनार्च को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। उसी मौके का वो फायदा उठाता है और अपनी सारी की सारी स्टैट्स को स्ट्रेंथ में लगा देता है, उसके हाथों को ही चीर देता है। अब जिसके बाद वो अपने एक और अटैक करने की यूज़ करता है, वो भी अपने मुँह से, लेकिन अब जिन वो अपने फायर ब्लो के साथ में इस बैटल को खत्म कर देता है। इसी के साथ उसने डीमन मोनार्च को भी हरा दिया है, डंजन को भी लेकर दिया है, और उसको वो मेडल भी मिल चुका है जो उसको अपनी मॉम को ठीक करने के लिए चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ मेरा एपिसोड खत्म होता है और ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।